प्रिय बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आज का पाठ है क्रिया। आज आप लोग क्रिया के संबंध में समझेंगे। क्रिया पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं और पुनः आज मैं दोबारा आपको समझाने जा रहा हूं। क्रिया वह शब्द है जिसे किसी काम को करने या होने का बोध होता है। क्रिया वह शब्द है जैसे किसी काम को करने या होने का बोध होता है, यानी ज्ञात होता है या जानकारी मिलता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना इत्यादि, ये सभी शब्द क्रिया हैं। ठीक है? जैसे मैं खाता हूं, श्याम पढ़ता है, शीला सोती है। तो इस तरह से जो है कि से शीला सोती है, तो शीला सोती है, तो शीला यहां क्या है? करता है। सोती है तो सोना, ये शीला का क्रिया है, यानी कि शीला सोने का काम कर रही है। ठीक है? क्रिया के मूल, जो क्रिया के मूल शब्द को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। जैसे खाना को खाना शब्द में मूल शब्द क्या है? तो खा है। खा शब्द से ही जो है, खा शब्द में से ही ना जोड़ने से खाना बना, यानी खाना का मूल शब्द खा हो गया, और खा जो है इसको हम धातु कहेंगे। ठीक है? यानी कि क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। अब धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु उसे कहते हैं जो शब्द स्वतंत्र होते हैं, वे किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया, खाना में खा मूल धातु है, तो ये खा जो है, ये खा शब्द है, ये स्वतंत्र है, यह किसी पर ये निर्भर नहीं है। जागना शब्द में जाग, ये मूल धातु है, क्योंकि जाग में ना जोड़ने से ही जो है जागना हुआ। जागना क्या है? एक क्रिया है। सोना वो सोना नहीं जिस सोना से आभूषण बनता है, वो सोना जो कि हम लोग सोते हैं। तो सोना शब्द में सो,
धातु है, ये सो क्या है, ये स्वतंत्र है, ये किसी पर आश्रित नहीं है। तो ऐसे जैसे खा, जा, सो, ऐसे शब्द को हम मूल धातु कहते हैं या मूल धातु कहेंगे, होते हैं। ठीक है। अगला है यौगिक धातु। यौगिक धातु ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जिसमें प्रत्यय लगाकर क्रिया बनता है। यौगिक धातु वैसे शब्द हैं जिसमें प्रत्यय लगाकर क्रिया बनते हैं। जैसे पर। पर क्या है? पर धातु है, मूल धातु है। पर्स से पढ़ना, पढ़ में ना जोड़ते हैं तो पढ़ना होता है। पढ़ाना और पढ़वाना। यहां क्या देखते हैं कि पर शब्द में जो है ना, आना और वाना, ये क्या है? ये प्रत्यय जुड़े हुए हैं। ठीक है। जैसे कि सो, सो से सोना, सुलाना और सुलवाना। ठीक है। सो से सोना, सुलाना और सुलवाना। इसमें सो में ना लगा हुआ है, इसमें आना लगा हुआ है और इसमें वाना लगा हुआ है। तो ऐसे शब्द को ही हम यौगिक क्रिया कहते हैं। अर्थात यौगिक क्रिया वो शब्द, वह शब्द है जो किसी प्रत्यय के मेल से बनता है। ये स्वतंत्र नहीं होता। अब क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया पढ़ना हो गया और पुस्तक कर्म हो गया। ठीक है। वह पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया है और पुस्तक कर्म है। यानी कि क्रिया का फल किसे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। यानी कि क्रिया के साथ क्या है? कर्म है। इसलिए ऐसे वाक्य को हम सकर्मक क्रिया कहेंगे।
क्योंकि क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, क्रिया के साथ कर्म है, क्रिया के साथ कर्म आया हुआ है। ठीक है, अब है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। यानी कि क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता, अर्थात क्रिया के फल कर्म पर नहीं पड़ करके कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। इस वाक्य पर हम ध्यान देते हैं तो पढ़ना क्या है? क्रिया है, और सीता कर्ता है। इस वाक्य में कर्म नहीं है, यानी कि क्रिया का फल जो पड़ रहा है कर्ता पड़ रहा है। इस वाक्य में कर्म आया ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया है, और वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है। तो पढ़ना क्रिया है, वह यहां सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम तो है, लेकिन कर्ता का होने का संकेत मिलता है। वह कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, कोई और एनी पर्सन कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो ये आप रचना की दृष्टि से ये दो भेद हुए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके अलावा क्रिया के अन्य भेद होते हैं, अन्य रूप होते हैं, और वो रूप होते हैं जैसे सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सहायक क्रिया वो क्रिया है कि क्रिया के साथ कोई सहायक के रूप में, सहायता के रूप में शब्द आते हैं। इसको परिभाषा के रूप में हम ऐसे कह सकते हैं कि संयुक्त क्रिया में प्रधान क्रिया के सहायता के लिए आने वाले शब्द को हम सहायक क्रिया कहेंगे। क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, संयुक्त क्रिया के प्रधान क्रिया के सहायता
के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या जिन क्रिया को प्रयोग किया जाता है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे है वह बाघ मार डाला, वह बाघ मार डाला। अब इस वाक्य में हम देखते हैं मारना ये क्रिया है, बाघ ये आपका कर्म हो गया और मारना क्रिया है, लेकिन ये मारने क्रिया है, इसकी सहायता के लिए ये डाला शब्द आया है। ठीक है, ये डाला शब्द आया है, इसी शब्द को हम सहायक क्रिया कहेंगे। आगे देखते हैं, वह दौड़ रहा है, वह सो रहा है, तो इस वाक्य में दौड़ना, इस वाक्य में सोना, ये दोनों क्रिया हैं, लेकिन सहायक रूप में रहा है का उपयोग हुआ है। तो ऐसे शब्द को ही हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं कर दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। कर्ता स्वयं काम न कर दूसरे को क्रिया करने को प्रेरित करता है, वैसे शब्द तो क्या कहेंगे हम, वैसे तो क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, राजा ने मंत्रियों को आज्ञा पालन के लिए कहा। राजा ने मंत्रियों को आज्ञा पालन के लिए कहा, या तुम शिक्षक के आज्ञा को पालन करो, तुम शिक्षक के आज्ञा के पालन करो। तो ये क्या है, ये वाक्य है वो जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए, काम करने के लिए वो प्रेरित कर रहा है, आज्ञा दे रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जिस क्रिया से कर्ता किसी काम को करने के पश्चात उसी क्षण दूसरा क्रिया करता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सुनिए, पूर्वकालिक क्रिया
कोई कर्ता क्रिया करने के बाद उसी क्षण दूसरी क्रिया करता है, दूसरा क्रिया करता है, तो पहले वाले क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाकर बाजार गया, वह खाकर बाजार गया। पहले खाने का क्रिया हुआ है, अत्र उसी क्षण बाजार जाने का क्रिया हुआ है। ठीक है, वह खाकर बाजार गया, यानी कि वह खाकर, ये क्रिया करने के बाद उसी क्षण तुरंत वो बाजार गया, यानी कि इस वाक्य में वह खाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया हुआ। ठीक है, सीता स्कूल से आकर खेलने गई। ठीक है, सीता स्कूल से आकर खेलने गई। इसमें पहला क्रिया है स्कूल से आकर, विद्यालय से आकर, और तुरंत कहां गई? तो खेलने गई। यानी कि इस वाक्य में स्कूल से आकर, इसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, अब है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें किसी क्रिया के दो कर्म होते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं, किसी क्रिया के दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बाप ने बेटे को बिस्कुट खिलाता है। वादक शीला को सितार सिखाता है। ये दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है, बाप ने बेटे को बिस्कुट खिलाता है। इस वाक्य में खिलाना क्रिया है, एक क्रिया है, लेकिन इस वाक्य में दो कर्म है। तो दो कर्म है, पहला है बेटे को बिस्कुट, बेटे और बिस्कुट, ये दो कर्म है। क्रिया एक है लेकिन कर्म
दो हैं। तो ऐसे वाक्य को हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। अगला है, वादक शीला को सितार सिखाता है। सितार सिखाता है। इस वाक्य में सिखाना एक क्रिया है, लेकिन इसमें दो कर्म है। पहला है शीला को सितार, यानी कि शीला और सितार दो कर्म है, क्रिया एक है, कर्म दो हैं, इसलिए ये वाक्य क्या है? तो द्विकर्मक क्रिया है। शिक्षक मनीष को अंग्रेजी पढ़ाते हैं या हिंदी पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं। तो इस वाक्य में भी शिक्षक मनीष को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में भी पढ़ाना एक क्रिया है, लेकिन कर्म दो हैं, मनीष अंग्रेजी। ठीक है, क्योंकि शिक्षक क्या है? शिक्षक ये करता होगा। तो ऐसे वाक्य को हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी क्रिया के दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आप समझ गए। तो बच्चों, इसके साथ ही आपका क्रिया समाप्त होता है। धन्यवाद।